नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की किलेबंदी लगातार जारी है। अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के बाद अब प्रदेश प्रभारी को भी बदल दिया गया। डी पुरंदेश्वरी की जगह पार्टी ने सीनियर नेता और बड़े रणनीतिकार ओपी माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। डी पुरंदेश्वरी की जगह ओपी माथुर को प्रभारी बनाए जाने के पीछे तरह तरह के सियासी कयास भी लगाए जा रहे हैं। ओपी माथुर की एंट्री के पीछे सूबे में संघ का एक्टिव होना भी माना जा रहा है। बहरहाल इन बदलावों के पीछे बीजेपी की सोच जो भी हो, इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सियासी किलेबंदी मजबूत तो कर रही है। आज बात इसी पर, पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है। अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के बाद अब प्रभारी का चेहरा भी बदलना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। डी पुरंदेश्वरी की जगह ओपी माथुर को बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान के ओपी माथुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। ओपी माथुर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। छत्तीसगढ़ से पहले ओपी माथुर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। हाल में उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में भी शामिल किया गया। सबसे अहम उनकी पृष्ठभूमि संघ की है। केंद्रीय नेतृत्व की गुड लिस्ट में है। ओपी माथुर की नियुक्ति के बाद चर्चा है कि 2023 चुनाव से पहले संघ भी सूबे में काफी एक्टिव रहेगा। अभी छत्तीसगढ़ में संघ की बैठक भी चल रही है, जिसमें खुद मोहन भागवत मौजूद हैं। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ओपी माथुर के अनुभव का फायदा बीजेपी को मिलेगा। ओम माथुर जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है और जब वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन गए हैं, निश्चित रूप से उनके दीर्घ अनुभव का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बीजेपी में हो रहे बदलावों को सत्ताधारी कांग्रेस भी देख रही है। मुख्यमंत्री ने इस बदलाव पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब से जामवाल आए हैं सब बदल रहा है। नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष और अब प्रभारी। देखते हैं सह प्रभारी कितने दिन चलते हैं। अभी उनका अधिवेशन भी चल रहा है, 3 दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। आज रोड शो भी हुआ, सभाएं हुई और इस बीच में पुरंदेश्वरी जी यहाँ के प्रभारी अंतर चलाती थी, लेकिन वो उसको हटा दिया। तो अब वो दूसरा बिहार की जो नितिन नवीन, अब उसकी भी पारी है, क्योंकि जब से अजय जामवाल जी आए तब से प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, प्रभारी भी बदल रहे हैं। अब नितिन जी की भी बारी है, वो कितने दिन बचते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयानों से बीजेपी की किरकिरी भी हुई। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल पर आक्रामक होने के चक्कर में दिया गया बयान कई बार बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि दक्षिण भारतीय पुरंदेश्वरी की जगह हिंदी बेल्ट के ओपी माथुर को छत्तीसगढ़ भेजा गया है। फिलहाल इतना तय है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को धार देने की कवायद लगातार जारी है और चुनावी सीजन में और बदलावों से इनकार नहीं किया जा सकता। अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18, रायपुर। तो किलेबंदी लगातार जारी है। अब प्रभारी बदल दिए गए हैं। पहले अध्यक्ष बदले गए, फिर नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया गया, अब प्रदेश प्रभारी को भी बीजेपी ने बदल दिया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, वो हम जानेंगे। लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी बदलाव कर रही है। ये तो साफ है कि 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने करना अभी से ही शुरू कर दिया है और मजबूती से करते हुए बीजेपी यहां पर नजर आती है। बात आज हम इसी पर करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।
क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? लगातार बीजेपी बदलाव कर रही है, बताया जाता है कि 2023 विधानसभा चुनाव की किलेबंदी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, आपका रिएक्शन? देखिए, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के कथ के आगे और कांग्रेस सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों के आगे भारतीय जनता पार्टी बौना साबित हो गई है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके राज्य में 15 साल तक सरकार रही है और राज्य की जनता पीड़ित और हताश रही है। कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या की घटनाएं उस दौरान हुई है, युवाओं के रोजगार को बेचा गया था। अकबंदी कांड, अखफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड और न जाने कितने सारे कांड उस दौरान हुए थे। तो 15 साल के रमन सरकार का जो काले कर्म है और मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी सरकार की जन कल्याण नीति के आगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीका से सुपड़ा साफ हो चुकी है। पौने 4 साल में आप देखेंगे 4 प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरुण साव जी भारतीय जनता पार्टी के पौने 4 साल में चौथे प्रदेश अध्यक्ष हैं। नारायण चंदेल जी दूसरे नेता प्रतिपक्ष हैं पौने 4 साल में। और अभी जो माथुर जी आ रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये तीसरे प्रदेश प्रभारी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पर है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है, वो जब भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। ये कुछ भी कर ले, इनके चेहरा बदलने से इनका चरित्र नहीं बदलेगा। इनका चरित्र ही छत्तीसगढ़ विरोधी है और छत्तीसगढ़ विरोधी होने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के विरोध में बात करती है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों की मैं बात कर लूं, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले छत्तीसगढ़ में टिकने वाला नहीं है। और बल्कि 2023 तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। 2024 में भी नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई तय हो चुकी है। बिल्कुल धनंजय जी, राजनीति में हमने देखा है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो अच्छे बदलाव होते हैं वो कहीं ना कहीं जो पार्टियों को फायदा पहुंचाते हैं और सत्ता वापसी भी कहीं ना कहीं करा सकते हैं अच्छे बदलाव, ये हमने देखा है। तो क्या कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी लगातार जो बदलाव कर रही है उनसे? देखिए, मैंने कहा ना, अगर बीजेपी के संगठन में बदलाव है उसका फायदा बीजेपी के संगठन को मिलना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपके साथ जनता है कि नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद आप देखेंगे देश की पहली सरकार है, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो जनता से किए वादे को पूरा करने का काम किया। हमने 36 बिंदुओं पे घोषणा पत्र पे वादा किया था और 36 में आप देखेंगे 90% से अधिक वादों को पूरा करने का हमारी सरकार ने काम किया है। जनता को तो काम करने वाली सरकार चाहिए ना, जनता को वादा निभाने वाली सरकार चाहिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वादा खिलाफी उसका चरित्र है। 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वादा खिलाफी उनका देश देख रहा है। स्वाभाविक सी बात है, आप पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूंगा एक रिकॉर्ड भी है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, किसी जमाने में इसका नाम जनसंघ हुआ करता था, जनता पार्टी हुआ करता था। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा नाम बदलकर, चेहरा बदलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते ही आए हैं, लेकिन इनका जो चरित्र जनता जो समझ चुकी है, ये कुछ भी कर ले। मत कहा ना 2023 में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई भी तय है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के असल चरित्र को समझ चुकी है कि इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको युवाओं के रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, इनको जो महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, जो महंगे रसोई गैस के चलते किचन में जो उनके दाम बढ़े हुए हैं, तो उससे इनको कोई लेना नहीं। इनको भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को दो लोगों से मतलब है देश में, और 2 लोगों के लिए पूरी सरकार काम कर रही है। और जो वादा मैं तो कहता हूं ना, ये वादा जनता से किए थे ना भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लूं मैं या केंद्र की बात कर लूं, छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह जी की सरकार के बनने पर यहाँ पे किसानों को धान की कीमत 21 रुपए 300 बोनस देने का वादा किया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने पर वहां किसानों की आमदनी दोगुनी करने का और उनके उपज के स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश में लागत मूल्य का 1.5 गुना देने का वादा किया गया था। दोनों ही सरकारें किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है। एक धोखेबाज को तो छत्तीसगढ़ जनता ने हटा दिया है, अब दूसरे किसानों को धोखा देने वाले को हटाने की बारी आई है। बिल्कुल धनंजय जी, लगातार हम देख रहे हैं अब छत्तीसगढ़ में संघ भी एक्टिव हो रहा है, आरएसएस की सक्रियता भी हम लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके से मोहन भागवत दौरे पर आए हुए हैं, अनुषंगिक संगठनों की बैठक लगातार हो रही है और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की लगातार वो बैठक कर रहे हैं। और जो ओपी माथुर नए प्रभारी बनाए गए हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद बताए जाते हैं, फेवरेट बताए जाते हैं, गुड लिस्ट में उनका नाम शामिल है। तो क्या लगता है आपको, संगठन को मजबूती दे पाएंगे वो? देखिए, शुरुआत आपने सवाल पूछा आरएसएस को लेकर। जो आरएसएस को उसको गैर राजनीतिक संगठन बताती थी और सांस्कृतिक संगठनों का दावा करती थी, उसका चरित्र भी देश के लोगों ने देख लिया है। यही वो आरएसएस है ना, यही वो मोहन भागवत जी के नेतृत्व में 2014 में जब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो आरएसएस के सारे लोग काम कर रहे थे, आरएसएस के अनुसांगिक संगठन काम कर रहे थे। यही वो आरएसएस है ना जो लोगों को जाके ये कहा था कि केंद्र में अगर सरकार बदलती है, भाजपा की सरकार बनती है तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिया जाएगा युवाओं के हाथ में, महंगाई कम किया जाएगा। सऊदी में महंगाई कम करने का वादा करने वालों में आरएसएस के लोग ठीक भी है शामिल धनंजय थे। जी, मैं आपके पास देश की लौटूंगा। धनंजय जी, मैं आपके पास लौटता हूं। इस समय बीजेपी से हमारे साथ नरेश चंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नरेश जी, कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत कम समय में बीजेपी ने बहुत ज्यादा परिवर्तन यहां पर कर दिए हैं छत्तीसगढ़ में? नरेश जी, बहुत सही किया कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये सतत नियम है, सतत प्रक्रिया है परिवर्तन, और ये रूटीन है। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में 15 लोगों की नियुक्ति की गई है, तो ये उसी का हिस्सा है। अब ये दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस को लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच जो इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है, और जनता जितना रिकॉग्नाइज कर रही है इस प्रदेश की जनता इनकी सारी माफियागिरी को जनता समझ गई है, माफिया राज को समझ चुकी है, इसलिए इनके मन में दहशत हो रही है। नरेश जी, बदलाव पार्टी में होना चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि बदलाव किसी भी पार्टी में सतत प्रक्रिया है, लेकिन बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। पूरा संघीय ढांचा ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बदल दिया है। पहले अध्यक्ष बदले गए, नेता प्रतिपक्ष बदले गए, अब प्रभारी भी नए आ रहे हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आखिर बीजेपी को महसूस क्यों हो रहा है कि पूरा संघीय ढांचा बदल देना चाहिए? मैं तो आपके संघीय ढांचा का मतलब बोलने का मतलब नहीं समझा, लेकिन आपने संघीय शब्द में क्या आप बोलना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन आपको ये बता देता हूँ, मैंने आपको पहले कहा परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि कुछ परिवर्तन करना है और हमको काम करना है और परिवर्तन के साथ काम करना है। तो परिवर्तन तो देखिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, अभी चल रही है सारे प्रदेश में। सिर्फ छत्तीसगढ़ में परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी मैंने आपको पहले कहा। 15 राज्यों में परिवर्तन हुए हैं प्रभारियों के, उनमें से एक छत्तीसगढ़ भी है। एक सिर्फ छत्तीसगढ़ में परिवर्तन नहीं किया गया है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि 15 राज्यों में बीजेपी ने परिवर्तन किए हैं, प्रभारी बदले गए हैं। लेकिन मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ की ही कि अध्यक्ष का बदलना, नेता प्रतिपक्ष का बदलना, अब प्रभारी का बदलना, क्या लगता है पुराने नेताओं पर, पुराने कार्यकर्ताओं पर बीजेपी को भरोसा नहीं बचा क्या? ऐसा नहीं होता तो आपने कल के कार्यक्रम को देखा होता और हल्ला बोल के कार्यक्रम को देखा होता, तो सिद्ध हो जाता कि हमें भरोसा है कि नहीं। हमें पूर्ण एक एक कार्यकर्ताओं का, एक वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर उच्च पदस्थ प्रदेश अध्यक्ष तक 100% और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमें पूर्णतः भरोसा है, उनकी कार्य पर भी भरोसा है। लेकिन एक प्रकृति का नियम है, जैसे आपने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, किसी न किसी दिन परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस इस पे ये आरोप लगा रही है कि जो पुराने चेहरे हैं, पुराने तो मैं नहीं कहूंगा, जैसे कि धर्मलाल कौशिक हुए या डॉक्टर अमन सिंह हुए, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दिग्गज नेताओं को बीजेपी जो है अब साइडलाइन करती हुई नजर आती है, कि उनकी पूछ परख अब नहीं है केंद्रीय नेतृत्व में। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व में पूछ परख है कि नहीं, आप तो कवरेज करती है ना आपकी मीडिया, पूछ परख है कि नहीं। आप देखिए कल डॉक्टर रमन सिंह की कितनी पूछ परख थी, आपके धर्मलाल जी की कितनी पूछ परख थी। तो ऐसा ये क्या है, ये अपने राजनीतिक दल के स्तर को देखने के बजाय दूसरे राजनीतिक दल पर ये नजर लगा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सत्ता चलता है, देश कैसे चलती है और सरकारें कैसे चलाई जाती है, और सरकार को चलाने के लिए, देश को मार्गदर्शन देने के लिए कितना एफर्ट्स पुट करना होता है, ये तो इनको कोई मतलब नहीं। इन्होंने कभी देखा नहीं, ये बुद्धम शरणम गच्छामि, परिवार शरणम गच्छामि है। ये सिर्फ एक परिवार से, एक परिवार के छोड़ इनको राष्ट्र और राज्य से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं। पार्टी और सब कुछ का इनका पर्याय सिर्फ एक परिवार होता है, तो उनको ये समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। और एक सीएम भूपेश बघेल का एक बयान भी आया है नरेश जी, उनका कहना है कि पहले पुरंदेश्वरी जी आई रही, हंटर चलाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब ओपी माथुर जी आ रहे हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस को। देखिए,
कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ने वाला था या फर्क नहीं पड़ा तो बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी यदि बयान दे रहे हैं तो इनको समझ में, जनता को समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री को कितनी तकलीफें हो रही हैं। अब वो मीडिया ने पूछ लिया होगा नरेश जी, मीडिया ने पूछ लिया होगा ना कि नए प्रभारी बनाए गए हैं इसलिए उन्होंने बयान दिया। ये तो पूछ लेती, ट्वीट कैसे आता है? ट्वीट तो मीडिया नहीं बोलती ना, ट्वीट करो करके। तो ये इनको लग रहा है कि बीजेपी अब इतनी सक्षमता के साथ काम कर रही है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। अब इनको लग रहा है हमको भारतीय जनता पार्टी वाले इस प्रदेश से एक्सपेल करने जा रहे हैं। अब जनता जो है इनसे समझ गई है कि ये सिर्फ माफियाओं के थ्रू ये राज्य चलाने वाले हैं, माफिया राज है। पूरे हिंदुस्तान में माफिया शब्द का छत्तीसगढ़ में एक नई सीएम का पूरे हिंदुस्तान। तो क्या कहेंगे नरेश जी, क्या कांग्रेस बीजेपी में होने वाले परिवर्तन से घबराई हुई है, डरी हुई है क्या? नरेश जी, क्या बोला आपने? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आपको ये लगता है कि जो बीजेपी में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं उससे कांग्रेस डर रही है, घबरा रही है? भारतीय जनता पार्टी की जो एक्टिविटीज हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, राज्य सरकार की क्रियाकलापों, उनके भ्रष्टाचार, उनके माफिया राज को जिस स्तर पर उजागर कर रही है और एग्रेसिवली जनता उसको सपोर्ट कर रही है, उससे इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ये विचलित हो चुके हैं, इसलिए कुछ भी बातें करते हैं। केंद्र की एजेंसियों को लेकर अनगढ़ आलाप करते हैं। देखिए, मैं तो अभी जो बात करते हैं ना, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं और बयान देते हैं बिना पूछे कि इनकम टैक्स और ईडी क्या कर रही है। 2019 फरवरी में जो इनकम टैक्स ने सर्च किया था और उसमें कितने करोड़ों रुपए के उनके डिमांड निकले हैं जिनके यहाँ सर्च हुए थे, उसकी जानकारी मीडिया के मार्फत जनता को दे दे मुख्यमंत्री जी, तो समझ में आ जाएगा कि उस दिन जो आरोप लगा रहे थे और पूरा मंत्री परिषद उन आयकर के चोरों को बचाने के लिए गया हुआ था, वो सिद्ध हो जाएगा। इनका क्रियाकलाप का स्वरूप ही यही है। ठीक है, धनंजय जी क्या कहेंगे आप? नरेश जी को आप सुन ही रहे होंगे, उनका यही कहना है कि परिवर्तन या बदलाव किसी भी पार्टी में एक सतत प्रक्रिया होती है। कांग्रेस में भी परिवर्तन हुए होंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर हुए भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे बयान देते हैं कांग्रेस के नेता। धनंजय जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप देखेंगे, देश के अगर किसी बच्चे से पूछेंगे ना कि चौकीदार चोर कौन है, तो उंगली उठा के बता देता है कि चौकीदार चोर कौन है। और इसका सबसे बड़ा कारण समझिएगा, जिस प्रकार से देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया जा रहा है, माफियागिरी प्रदेश की नहीं, देश में बैठी सरकार चला रही है। रेलवे स्टेशन को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, बैंक को अपने मित्रों को लुटवा रहे हैं, युवाओं के रोजगार को खुद की बैठी सरकार लूट रही है क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। जनता को दूध नहीं पे जीएसटी लगा के लूटने का नरेंद्र मोदी सरकार है। देश के बच्चे जानता है कि चौकीदार चोर कौन है और माफिया कौन है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिला। इतने इनके जितने भी आंदोलन हुए हैं, अरे जिस प्रकार से भाजपाइयों का आंदोलन हुआ उसमें गुंडागर्दी देखा है पूरे प्रदेश में, किस प्रकार से महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता गुंडागर्दी भाजपा के नेता कर रहे थे, मारपीट पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ कर रहे थे। और कल ही इनका जो कार्यक्रम हुआ ना, उस कार्यक्रम में तो जो रोड शो था फ्लॉप शो साबित हुआ है। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नाकाम हो गई है। हम तो शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं इनको कि अभी आप लोगों ने 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बना लिए हैं, अभी 1.25 साल बाकी है, 2-3 और बना लीजिए, 2-3 नेता प्रतिपक्ष और बना लीजिए, 2-3 प्रदेश प्रभारी और बदल लीजिए। आपके चेहरा बदलने के साथ साथ नियत बदलनी चाहिए। और देश की जनता आरएसएस और भाजपा की नियत को समझ चुकी है, किस प्रकार के देश की जनता को प्रताड़ित और पीड़ित करने काम कर रही है। और पूरा देश में अगर कहीं भी आप खड़े होकर बोल दो कि चौकीदार चोर है, तो देश की जनता उंगली उठा बता देती है कि आखिर चोर इनको किनको कहा जाता है। बिल्कुल, नरेश जी सुन रहे होंगे आप, धनंजय जी का कहना है कि चेहरा बदलने की जगह आप नियत बदलिए तो ज्यादा अच्छा होगा। नरेश जी, आपको बता दो, इस देश में ईडी का चोर कौन, ईडी सरकार की नजरों में चोर कौन, जनता के नजरों में चोर कौन, 5,000 करोड़ की चोरी करने वाला परिवार कौन, ये देश का बच्चा जानता है। जब चोरों को पकड़ने के लिए ईडी जाती है तो सारी यात्राएं निकाली जाती है, धरना प्रदर्शन किया जाता है, संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी देने का नौटंकी करते हैं। ये चोरों की प्रवृत्ति बताती। साहब 5,000 करोड़ रुपए की जो चोरी कर ले
वो दुनिया को ज्ञान देते हैं। किसको बोलते हैं 5,000 करोड़ की चोरी? छत्तीसगढ़ में शासकीय जमीनों का बंदर बांट, शासकीय खनिज का जब ठीक है धनंजय जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, धनंजय जी मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी ये कहती है कि बीजेपी के पास काबिल नेताओं की कमी नहीं है, इसलिए बड़े बदलाव होते हैं, बड़े पदों पर भी बीजेपी बदलाव करती है, लेकिन कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है तो बदलाव कहां से होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं है। कांग्रेस से जितने भी नेता छोड़ के जा रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। जिनके पास खुद के पास नेता नहीं है, जो कांग्रेस से नेता किराए में लेके खम चला रहे हैं, वो क्या कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे? और मैंने कहा ना, चौकीदार चोर की जब पोल खुलती है ना, तो चौकीदार अपने 4 जो पाले हुए बच्चे हैं उसको भेज के अपनी चोरी और डकैती को छुपाना चाहते हैं। देश जानता है किस प्रकार से पेट्रोल डीजल पर 27 लाख करोड़ रुपए लूट लिया गया। युवाओं को रोजगार देने के नाम से 8 साल में 1300 करोड़ रुपए युवाओं से छीनने का काम किया गया। 23 करोड़ हाथों को नौकरी छीनने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 15-15 लाख पाने का सब्जबात दिखाकर देश की जनता की गाड़ी कमाइयों को लूटने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, और 2 लोगों के खजाने को भरा जा रहा है। पूरी देश की सरकार 2 लोगों के लाभ के लिए काम कर रही है, और देश का बच्चा 80 साल के बुजुर्ग को लेकर अगर 5 साल का बच्चा जिसको बोलना भी आता है ना, जो समझता है, कुछ बता दो कि चौकीदार चोर कौन है, तो उंगली उठा के बता देता है कि वो टीवी में चल रहा है, वो चौकीदार चोर है। तो जो चोरी करने जिनका काम है, जो 20 लाख रुपए के जनता के टैक्स पेयर के पैसे से जो 20 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, जो 36,000 रुपए किलो का जो मशरूम खाते हैं, जो 8,000 करोड़ रुपए का प्लेन में उड़ते हैं, जनता को पता है ना कि किसको सरकार चलाने आता है और किसको सरकार चलाने नहीं आता है। जिस भारतीय जनता पार्टी के सरकार चलाने के लिए नेता कांग्रेस पार्टी से चाहिए इनको, उनके पास क्या बात होगी? हम तो शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। अभी तो 3.25 साल हुए हैं, 1.25 साल बाकी है। 2-3 और प्रदेश अध्यक्ष आप बदल लीजिए, 2-3 नेता प्रतिपक्ष आप बदल लीजिए, 2-4 ठीक है, पहले अध्यक्ष का बदलाव हुआ, फिर नेता प्रतिपक्ष का बदलाव हुआ, और अब प्रभारी भी बीजेपी बदलने जा रही है, बदल दिया गया है। ओपी माथुर प्रभारी बनाए गए हैं बीजेपी के। अब ये जो बदलाव है वो कितना फायदा बीजेपी को पहुंचा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, किलेबंदी के लिए बदलाव लगातार हो रहे हैं, बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।